E1CB, E1CB होता है एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर थ्रू कॉन्जुगेट बेस। एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर थ्रू कॉन्जुगेट बेस कब होती है? ये होती है एल्काइल फ्लोराइड में, एल्काइल फ्लोराइड में। और कब होती है? व्हेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आर प्रेजेंट। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यदि प्रेजेंट होते हैं तो इस मैकेनिज्म को फेवर करता है। प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है हॉफमैन। हॉफमैन प्रोडक्ट जो होता है वो यहाँ पे मेजर होता है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल समझ लेता हूँ। CH3 CH2 CH ये फ्लोराइड और ये CH3। तो E1CB में क्या होता है? अच्छा, व्हेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट, या फिर आप ये कह सकते हो कि पुअर लिविंग ग्रुप होना चाहिए, पुअर लिविंग ग्रुप होना चाहिए। फ्लोराइड पुअर लिविंग ग्रुप है, फ्लोराइड हो या NR3 करके इस टाइप के जब पुअर लिविंग ग्रुप होते हैं तो E1CB मैकेनिज्म होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है आपके पास में कि ठीक है यही होता है। हाँ, तो यहाँ से और जो रिएजेंट जो होता है, रिएजेंट जो होता है इसमें इज स्ट्रॉन्ग बेस। आपने OH माइनस ले लिया, तो OH माइनस ले लिया तो यहाँ पे क्या करेगा? ना तो E1 होगा, E1 नहीं होगा, E2 भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि फ्लोराइड यहाँ से लीव करना ही नहीं चाहता। कार्बन फ्लोरीन वाला बॉन्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसलिए जो बोल रहे हैं पुअर लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ से क्या करेगा कि H+ को निकालेगा, तो निकलेगा क्या? -H2। OH माइनस H+ को निकालेगा। अब H+ को निकालेगा, H+ 2 है यहाँ पे निकलने के लिए तैयार। एक तो या तो ये या फिर ये। ठीक है, दोनों को निकाल लो। तो यदि आप इसको निकालोगे तो CH3 CH और यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज, CH फ्लोराइड CH3 प्लस CH3 CH2 CH फ्लोराइड और ये CH2। ठीक है, तो दो कार्बन आयन बनेंगे। यहां से बने क्या? कार्बन आयन। कार्बन आयन क्या बना? इंटरमीडिएट बना, या ये कह सकते हो कार्बन आयन इंटरमीडिएट बना। ये क्या है? कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट बेस ऑफ आर। भाई एल्काइल फ्लोराइड में से आप हाइड्रोजन निकालते हैं तो हाइड्रोजन निकालते हैं तो कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा ना। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? कार्बन आयन में 2 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। आपको पता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन जो होता है वो होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो इट विल बी मोर स्टेबल, और जो मोर स्टेबल वाला जो होगा वही ज्यादा बनेगा और वही प्रोडक्ट दे जाएगा। कैसे? ये यहां से आएगा, ये यहां से आ जाएगा, ये यहां से आ जाएगा। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इट विल बी मेजर। ठीक है, यहां से ये भी माइग्रेट करेगा और फ्लोराइड को यहां से निकाल जाएगा, माइनस। तो यहां से आ जाएगा CH3 CH CH CH3 एंड इट विल बी माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये होगा आपके पास में हॉफमैन, ये हॉफमैन प्रोडक्ट वाला E1CB जलिंग मैकेनिज्म होगा। ठीक है, तो एल्काइल फ्लोराइड्स के एलिमिनेशन की मैं बात कर चुका हूं। बस अभी आपके लिए आप उतना ही ध्यान में रखना जितना इंफॉर्मेशन आपको बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो आता है आपके पास में प्रिपरेशन का तरीका, वो आता है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। यहां पे भी 3 मैकेनिज्म होती है। 3 मैकेनिज्म क्या क्या होती है? 3 मैकेनिज्म होती है आपके पास में, E1 E2 और E1CB। अगला है आपके पास में डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, या ये कह सकते हो -H2O ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, यहां पे 3 मैकेनिज्म होती है। कौन कौन सी? E1 रिएजेंट क्या हो? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हो, या फिर कॉन्सेंट्रेटेड KHSO4 हो, या फिर कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4 हो, या फिर कॉन्सेंट्रेटेड H3PO3 हो। तब तो होगा E1। E2 कब होगा? E2 होगा जब P2O5 हो, या
एनहाइड्रस ZnCl2 या फिर Al2O3O, ठीक है, या फिर POCl3O, ठीक है, ये सब रिएजेंट होते हैं। तो आपके पास में होती है E2 और E1Cl कब होती है? E1Cl होती है या तो THO2 के साथ में हीट हो, इसको बोलते हैं थोरिया कैटलिस्ट, थोरिया कैटलिस्ट, या फिर आपके पास में H2O2 के साथ में हीट हो, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्साइड के साथ में हीट हो, तो होता है आपके पास डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अच्छा, सिंपली यहाँ पे भी जो E1 और E2 में हम देख चुके हैं क्या होता है। E1 और E2 में होता है आपके पास में ZF एल्कीन, जैसे CH3 CH2 CHOH और हो गया आपके पास में क्या CH3। आपने इसको ले दिया क्या कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दोगे तो इसमें क्या है H+, ऑक्सीजन का लॉन्ग पेयर इस H+ पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा CH3 CH2 CHOH2 प्लस और CH3। अब OH तो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता, OH तो लिव नहीं करता, लेकिन H2 प्लस यहाँ से क्या कर जाएगा, निकल जाएगा, और निकलेगा तो क्या -H2O CH3 CH2 CH, और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और ये CH3, ये बन गया कार्बन है। यहाँ से H ये यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ से निकल जाएगा -H+, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है, तो सेट से एल्केन यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट आ जाएगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि इन केस में जो E1 जो हो रही है, E1 जो होगी, ये जो होगी आपके पास में 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल नहीं होगी, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल नहीं होगी। यदि यहाँ पे भी आपके पास में 1 डिग्री अल्कोहल होगा, इन सभी एजेंट के केस में भी 1 डिग्री अल्कोहल होगा, तो फिर E2 ही होगी। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल, मान लीजिए यहाँ पे आपके पास इस टाइप से होता है CH2OH, ठीक है, तो 1 डिग्री केस में क्या होता है, जब आप इसको H+ देते हैं तो ये लॉन्ग पेयर यहाँ पे अटैक करता CH3 CH2 CH2OH2 प्लस, ठीक है, ये तो बनता प्रोटोनेटेड अल्कोहल तो, लेकिन यहाँ से -H2O नहीं हो पाता, और -H2O क्यों नहीं हो पाता, बिकॉज CH3 CH2 और CH2 प्लस ये 1 डिग्री कार्बन है, इसके बने नहीं होता है, इसके चलते ये इसके थ्रू नहीं जाता, ठीक है, कार्बन बनाते हुए नहीं जाता, किसके थ्रू जाता, ये जाता आपके पास में, ये बनने के बाद में जो H+ देने के बाद में जो HSO4- है, ये HSO4- अटैक करता इसके H पे, और अटैक करता, और ये जब अटैक करता तब ये यहाँ से निकलता, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, तो आपके पास में किससे जाता है, E2 से जाता, ठीक है, लेकिन E1 से जाए E2 से जाए, दोनों ही केस में क्या होगा, प्रोडक्ट जो आएगा वो ZF ही आएंगे। दूसरी चीज ये भी होता है कि यहाँ पे यदि ZF एल्कीन नहीं भी बनती है ना, तो मीडियम कौन सा है, एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में एल्कीन रीअरेंज हो जाती है, एसिडिक मीडियम में एल्कीन रीअरेंज हो जाती है, जिसके चलते मैं इसको नोट कर देता हूं, जिसके चलते इन रिएजेंट के केस में हमेशा मोर स्टेबल एल्कीन बनती है, यानी ये कह लो मोस्ट स्टेबल एल्कीन बनती है, मोस्ट स्टेबल एल्कीन बनती है। और मोस्ट स्टेबल एल्कीन बनने का कारण ये होता है कि लेस स्टेबल एल्कीन आइसोमराइजेस in the presence of acid। एक एग्जांपल से मैं समझा देता हूं इस चीज को, देखिए CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 वर्सेस CH3 CH CH CH3, कौन ज्यादा स्टेबल है, ये वाला मोर स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है, तो मोर स्टेबल है। और यदि आपने पहले वाली एल्कीन ले ली, ये वाली CH3
CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। यदि आपने ये वाली एल्कीन ले ली तो ये क्या करेगी, एसिडिक मीडियम में आइसोमराइज कर देगी। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा इसमें अटैक करेगा, CH3 CH2 CH और CH3 यहाँ पे आ गया कैटायन, ठीक है, कार्बन आयन बन गया है। और कार्बन आयन बनने के बाद में ये CH और ये H ये यहाँ से निकल जाएगा -H प्लस, तो CH3 CH CH और CH3, ठीक है, ये देखिए इसमें कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये किसी तरीके से हॉफमैन एल्कीन बनेगी भी ना, तो अभी क्या हो जाएगा आपके पास में ये मोर स्टेबल स्ट्रेटजी वाले में कन्वर्ट हो जाएगी। दूसरी चीज क्या होता है आपके पास में कि E2 मैकेनिज्म होता है, P2O5 हो, एनाइड्रस ZnCl पे L2O3 हो या POCl3 हो, तो हो गया आपके पास में क्या E2 मैकेनिज्म, और इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी आपको स्ट्रेटजी एल्कीन ही मिलेगी। अच्छा, और जब आपके पास में थोड़ी कैटलिस्ट हो, THO2 के प्रेजेंस में आप हीट करो या फिर आप हीट करो H2O2 की प्रेजेंस में, तो सिंपली बस इतना ध्यान रखना, इन सारी कंडीशंस में अल्कोहल को ऊपर वाला जो कैटलिस्ट आप ले लोगे तो आपको मिल जाएगी क्या, एल्कीन। बस इतना आप ध्यान में रखना, कब क्या होगा, किस टाइप से जाएगी, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म में लोग इस चीज को समझेंगे। अच्छा, तो ये हो गया आपके पास में डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अगला चीज है आपके पास में एक EI मैकेनिज्म होता है, बी होता है एलिमिनेशन इंट्रामोलिकुलर होता है। एलिमिनेशन इंट्रामोलिकुलर के केसेस देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एलिमिनेशन इंट्रामोलिकुलर, एलिमिनेशन इंट्रामोलिकुलर के केस क्या क्या है। एलिमिनेशन इंट्रामोलिकुलर का पहला केस है पाइरोलिसिस ऑफ ईस्टर, CH3 COO CH2 CH3, इसको सिंपली आप हीट करोगे तो इंट्रामोलिकुलर इसमें एलिमिनेशन होगा, CH3 COOH प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस टाइप से प्रोडक्ट आपको मिलेगा, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हो कि मैकेनिज्म के हिसाब से यदि बात करो, CH3 COO CH2 CH2H, इस टाइप से होता है। तो इस टाइप से होता है तो मैकेनिज्म कैसे होती है, मैकेनिज्म ये होती है कि ये वाला लोन पेयर यहाँ पे इधर मूव करता है, ये इधर मूव करता है, तो ये यहाँ पे मूव करता है, और ये यहाँ पे मूव करता है, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने लगता है। तो यदि मैं इसका ये ट्रांजिशन स्टेट बनाऊं तो ट्रांजिशन स्टेट किस टाइप से होगा, CH3 CO CH2 CH2HO, ठीक है। तो किस टाइप से चीजें हो रही है यहाँ पे, अगर आप आपसे देखिए ये वाला बॉन्ड वीक पड़ रहा है तो इसको डैश 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 डैश, ये बॉन्ड ब्रेक किया, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन है, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, वीक पड़ रहा है तो ये आपके पास में बॉन्ड ब्रेक किया। यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन है, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन है, ठीक है। और ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहा है तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग है। अगली स्टेप में क्या हो जाएगा कि पूरी तरीके से CH3 COH डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहां से CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस टाइप से, ठीक है। अच्छा, एक चीज और भी ध्यान में रखना कि यदि यहाँ पे मान लीजिए ये 18 होता है, ये 18 होता है, ये 18 होता है, तो ध्यान रखना जो OH आएगा, जो एसिड बनेगा उसका 18 वाले के साथ में बनेगा, ये 18 होगा, ये 18 होगा, ठीक है। तो डबल बॉन्ड का पोजीशन बदल जाएगा। पहले डबल बॉन्ड नॉर्मल 16 ऑक्सीजन 16 के साथ में था, और प्रोडक्ट में जो पहले जो डबल बॉन्ड था ऑक्सीजन 18 के साथ में था, ठीक है। ऑक्सीजन 16 के साथ में सिंगल बॉन्ड था, और प्रोडक्ट में जो होगा ऑक्सीजन 18 के साथ में सिंगल बॉन्ड होगा, और ऑक्सीजन 16 के साथ में होगा आपके पास में क्या, डबल बॉन्ड। अच्छा, पाइरोलिसिस ऑफ ईस्टर्स की यदि आप बात करो तो पाइरोलिसिस ऑफ ईस्टर में जो प्रोडक्ट बनता है वो हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है, हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है। हॉफमैन प्रोडक्ट किस टाइप से बनता है, हॉफमैन प्रोडक्ट किस टाइप से बनता है कि CH3 COO
CH3 CH CH2 और ये CH3। फिर यहाँ पे जब आप इसको पायरोलिसिस करोगे तो दो एल्केन मिलने के चांसेस होंगे भाई, या तो डबल बॉन्ड यहाँ पे या डबल बॉन्ड यहाँ पे, तो कौन सा वाला बनेगा? देखिए दो एल्केन कौन कौन से हैं? CH2 CH CH2 CH3, ये होगा आपके पास में मेजर, ये हॉफमैन है। और दूसरा CH3 CH CH और CH3, ये होगा आपके पास में क्या? माइनर। ठीक है, इस टाइप से ये हॉफमैन एलिमिनेशन होता है पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर्स में। ठीक है, आगे बात करते हैं एल्कीन प्रिपरेशन में ही जो EI हम लोग स्टडी कर रहे थे, इसका अगला तरीका आता है आपके पास में पायरोलिसिस ऑफ नाइट्रो एल्केन्स CH3 CH2 NO। ठीक है, इस टाइप से नाइट्रो एल्केन कौन होगा आपके पास में? इसको यदि आप हीट करोगे तो इसका भी सीधा सिंपल कहानी रहेगा कि CH2 डबल बॉन्डिंग CH2 प्लस HNO2। ठीक है, और यहाँ पे भी आपके पास में EI जो होगा, यहाँ पे भी एल्कीन बनेगी, वो हॉफमैन ही बनेगी, जस्ट लाइक पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर्स। ठीक है, तो ये EI का सेकंड एग्जांपल हो गया। EI का थर्ड एग्जांपल आपके पास में पायरोलिसिस ऑफ जेंथेट्स होते हैं आपके पास में C सल्फर और यहाँ पे कोई एल्काइल ग्रुप CH3 और यहाँ पे O CH2 CH3, यहाँ पे कोई एल्काइल ग्रुप। इसको हीट करते हो तो इसमें सीधा सिंपल कहानी ये होता है कि ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड आ जाता है, C डबल बॉन्ड O और SH बन जाता है, और यहाँ पे S CH3, और ये जो बन जाता है ये आ जाता है आपके पास में क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका भी सीधा सा कहानी है, कौन सा प्रोडक्ट? हॉफमैन प्रोडक्ट। इफ देयर कोई पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा, और चौथा एग्जांपल होता है EI का कॉप एलिमिनेशन को बोलते हैं क्या? कॉप एलिमिनेशन को बोलते हैं आपके पास। अच्छा, ये जो पायरोलिसिस ऑफ जेंथेट जो है ना, इस रिएक्शन का नाम होता है चुगेव रिएक्शन, CHUGAVE, चुगेव रिएक्शन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में आपके पास में पायरोलिसिस, ये कॉप एलिमिनेशन, ये होता है आपके पास में डिकम्पोजिशन ऑफ क्वाटर्नरी अमोनियम ऑक्साइड। ठीक है, या 3 डिग्री एमीन ऑक्साइड, क्वाटर्नरी अमोनियम ऑक्साइड या 3 डिग्री एमीन ऑक्साइड। क्या होता है कि जैसे आपके पास में CH3 CH2 NMe इस टाइप से है, इसको रिएक्शन करवा दीजिए किसी पर एसिड प्रोक्साइड एसिड होना चाहिए, तो रिएक्शन करवाओगे तो CH3 CH2 NO Me प्लस H2SO4। ठीक है, तो ये जो आ गया आपके पास में, ये देखिए एमीन ऑक्साइड आ गया भाई, 3 डिग्री एमीन है और उसका ऑक्साइड है, या क्वाटर्नरी अमोनियम, नाइट्रोजन का कोवैलेंस कितना है? 4 है, क्वाटर्नरी अमोनियम ऑक्साइड है। इसको जब आप हीट करोगे तो यहाँ पे भी आपके पास में सिंपली क्या हो जाएगा? NOH Me प्लस CH2 और CH2। ठीक है, ये एल्कीन यहाँ से आपको मिल जाएगी। यहाँ पे भी सीधा सिंपल कहानी है, कौन सा एल्कीन? हॉफमैन एल्कीन यहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। तो EI के कितने की स्टडी कर ली हमने? नाइट्रो एल्कीन को हीट करने पे एलिमिनेशन इंट्रामोलिकुलर, एलिमिनेशन
इंट्रा मोलिकुलर, ठीक है। नाइट्रोजन को हीट करने पे एलिमिनेशन इंट्रा मोलिकुलर, जेंटेट्स को हीट करने पे शुगर रिएक्शन, और इसमें भी आपके पास में एल्कीन प्रोडक्ट। क्वार्टरनरी अमोनियम ऑक्साइड हो या 3 डिग्री एमिनो ऑक्साइड हो, हीट करने पे वही आपका हॉफमैन एलिमिनेशन, ठीक है। और जो पहले रह गया था वो रह गया था आपके पास में क्या, पाइरोलिसिस ऑफ ईस्टर। अच्छा, अब इसके बाद में E1CB का एक स्पेशल केस और होता है। E1CB का स्पेशल केस क्या होता है? E1CB का एक केस तो क्या होता है, एल्काइल फ्लोराइड वाला, और वहीं पे मैंने लिख दिया था एक केस और, जिस केस का नाम होता है क्या, जिस केस का नाम होता है डिकम्पोजिशन ऑफ क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। डिकम्पोजिशन ऑफ क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट मैग्नेटिक होती है किससे, E1CB से। समझते हैं क्या होता है? जैसे आपके पास में CH3 CH2 NH2 है, ठीक है। इसको आप रिएक्शन करवा दो इससे, मिथाइल ब्रोमाइड से, तो यहां से आ जाएगा N CH2 CH3 CH2 NH Me प्लस HBr। इसको एक बार और करवा दीजिए मिथाइल ब्रोमाइड से, तो अभी एक H और सब्स्टिट्यूट हो सकता है इसका अमीन का, तो आ जाएगा CH3 CH2 and Me, ठीक है। इसके बाद में एक बार और रिएक्शन करवा दीजिए CH3 Br से, तो N CH2 CH3 Me, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और इसका क्या, ब्रोमाइड, ठीक है। इसको रिएक्शन करवा दीजिए किससे, एक्वस Ag2 से, तो एक्वस Ag2 से रिएक्शन करवाने के साथ में आप इसको हीट भी कर दोगे, तो CH3 CH2 Me प्लस OH माइनस प्लस AgBr, और इसको जब आप हीट करोगे, तो रिएक्शन जाएगी E1CB से, और यहां से मिल जाएगा Me प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर, ठीक है। तो ये जो है आपके पास में, ये है डिकम्पोजिशन ऑफ क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट, ठीक है ये। अच्छा, ये जो रिएक्शन आती है E1CB से किस टाइप से आती है, CH3 CH2 Me प्लस, आपको पता है कि Me3 है, जो Me3 जो है, Me3 ये है पुअर लिविंग ग्रुप, तो खुद से तो लीव करेगा नहीं, तो किससे लीव करेगा, OH माइनस से। CH2 H, OH माइनस क्या करेगा कि इस H को उठा करके और ये बना देगा क्या, CH2 माइनस CH2 Me और Me, यहां पे आ जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहां से CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Me3, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास में E1CB का एग्जांपल। ध्यान रखना E1CB मैकेनिज्म है, तो प्रोडक्ट यहाँ पे कौन सा आएगा, हॉफमैन प्रोडक्ट यहाँ से आ जाएगा, हॉफमैन प्रोडक्ट यहाँ से आ जाएगा E1CB मैकेनिज्म से। अच्छा, तो ये तो है एलिमिनेशन की बातें, ठीक है। मैंने आपको क्या बता दिया, मैंने आपको ये बता दिया कि एल्काइल हैलाइड का एलिमिनेशन जब आप करवाओगे तो E1 से जा सकता है, E2 से जा सकता है और E1CB से जा सकता है। एल्काइल हैलाइड का एलिमिनेशन E1 से होता है जब सॉल्वेंट केवल सॉल्वेंट हो, वीक बेस हो और उसके प्रेजेंस में हीट करो तो E1। अच्छा, जब एल्कोहलिक KOH से करो, जब स्ट्रॉन्ग बेस हो तो रिएक्शन होती है E2, और जब एल्काइल फ्लोराइड होता है, पुअर लिविंग ग्रुप होता है, तो रिएक्शन होती है E1CB। इतनी बातें बताई। उसके बाद मैंने क्या बताया, उसके बाद मैंने बताया आपको डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। क्या क्या बताया मैंने, रिएक्शन क्या मैकेनिज्म क्या क्या हो सकती है, E1 E2 और E1CB। E1 कब, जब कंसंट्रेटेड H2SO4 हो, कंसंट्रेटेड KHSO4 हो, कंसंट्रेटेड H3PO4 हो, कंसंट्रेटेड H3PO3 हो,
तो होगा E1। अच्छा E2 कब होगा? E2 जो होगा जब आपके पास में P2O5 हो, POCl3 हो या एनहाइड्रस ZnCl2 हो, ठीक है, या फिर हो आपके पास में Al2O3 या POCl3 तो होगा E2। E1Cl कब होगा? थोड़े कैटलिस्ट हो, THO2 या फिर हाइड्रोजन प्रोक्साइड हो, तो होगा आपके पास में E1Cl। ये बातें रही किसके? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की। इसके बाद मैंने बात की किसकी? एलिमिनेशन इंट्रामॉलिक्यूलर की। एलिमिनेशन इंट्रामॉलिक्यूलर में मैंने क्या बात की? एलिमिनेशन इंट्रामॉलिक्यूलर में बात की पाइरोलिसिस ऑफ ईस्टर, पाइरोलिसिस ऑफ ईस्टर, पाइरोलिसिस ऑफ नाइट्रोएल्केन, पाइरोलिसिस ऑफ जेनकेट्स और पाइरोलिसिस ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम ऑक्साइड या टर्शरी अमीन ऑक्साइड का डिकम्पोजिशन। ठीक है, इसके बाद हमने लास्ट वाला केस बताया, E1Cl का एक केस और बताया, जब क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट को आप डिकम्पोज करते हो तो भी मिलती है आपको क्या? एल्कीन। मैंने ये बताया कब सेट मिलेगी, कभी आपको हॉपमैन मिलेगी। एक चीज ध्यान रखना, जब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होगा और एसिडिक मीडियम होगा तो हमेशा सेट मिलेगी, क्योंकि जो हॉपमैन मिलेगी वो धीरे-धीरे सेट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इतनी बातें मैंने यहाँ पे डिस्कस की रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। अगली बात करते हैं, अगला बात आता है आपके पास में फ्रॉम डाई हैलाइड्स। और डाई हैलाइड्स में भी आपके पास में दो चीजें आती हैं, फ्रॉम विसिनल डाई हैलाइड्स। मैकेनिज्म होती है E2 CH3 CH2 Br CH2 Br। इस टाइप की चीजें हो। रिएजेंट क्या हो? जिंक इन एसीटोन हीट या फिर I- एसीटोन और हीट या फिर आयरन 2+ एसीटोन और हीट। तो क्या कर देंगे? CH3 CH डबल बॉन्डिंग CH2। ठीक है, इस टाइप से कर देता है, इस टाइप से कर देता है। और ब्रोमाइड के अलावा क्या क्या हो सकता है? आयोडाइड होगा, 24 चलेगा। आयोडाइड के केस में ज्यादा होगी, देन ब्रोमाइड और देन क्लोराइड। फ्लोराइड के केस में रिएक्टिविटी काफी कम हो जाती है। मैग्नीशियम किस टाइप से आती है? इस टाइप से आती है कि CH3 CH2 ये CH2 नहीं आएगा, CH Br CH2 और ये Br। Zn2+ आपने ले लिया, सॉरी जिंक आपने ले लिया, Zn2+ ले लिया, तो जिंक क्या करेगा? यहां से ब्रोमाइड को निकालेगा और ब्रोमाइड को निकाल के बना देगा CH3 CH+ या फिर आप ये कह लीजिए कि जो Br होगा और ये CH2 होगा, ये Br होगा। तो जिंक का जो इलेक्ट्रॉन तो रहेगा इसके पास में, ये जिंक का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक करेगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो ये इधर चला जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Zn Br2 इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से मैकेनिज्म होगी, सिंपल E2 मैकेनिज्म होगी। तो ये विसिनल डाई हैलाइड्स से, ये भी आप ध्यान रखना, कोई रीअरेंजमेंट इसमें नहीं होता। अच्छा, कॉपी कर लीजिए इसको। अगला आता है आपके पास में फ्रॉम जेमिनल डाई हैलाइड्स, फ्रॉम जेम डाई हैलाइड्स CH3 CH Br2 Zn CH Br2 CH3। ठीक है, रिएक्शन होगी सिंपली, तो क्या निकल जाएगा हमारे? Zn Br2 2 Zn Br2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। जैसे वुड्स रिएक्शन होती है अल्काइल हैलाइड्स के केस में, वैसे डाई हैलाइड्स के केस में आपके पास में जेम डाई हैलाइड से जिंक को रिमूव कर लिया जाएगा, दो ब्रोमाइड। ठीक है, इस टाइप से ये होगी फ्रॉम डाई हैलाइड। ठीक है, तो विसिनल डाई हैलाइड से बात कर चुका हूं मैं, जेमिनल डाई हैलाइड से बात कर चुका हूं, और अगला एक प्रिपरेशन का रिएक्शन आता है, वो आपको उसका नाम होता है व्हिटिंग रिएक्शन। व्हिटिंग रिएक्शन में क्या होता है? व्हिटिंग रिएक्शन में ये होता है कि R CH2
CH2 और ये मान लीजिए ब्रोमाइड है या कोई हैलाइड है, ठीक है। अच्छा, अब इसको आप रिएक्शन करवाओगे किससे? PPH3 से, PPH3 से, तो यहां से हो जाएगा R CH2 CH2 PPH3X। तो इस टाइप से PPH3 यहाँ पे क्या कर जाएगा? इंसर्ट कर जाएगा। अब इंसर्ट कर जाएगा तो यहां से आप लोगे RLi या कोई बेस, तो बेस लोगे तो ये निकाल लेगा -HX और -HX निकाल लेगा तो यहां से हो जाएगा R CH2 CH डबल बॉन्ड PPH3 और इसको रिएक्शन करवाओगे किससे? कोई कार्बोनिल कंपाउंड से, एल्डिहाइड या कीटोन से। तो कार्बोनिल कंपाउंड से इसको रिएक्शन करवाओगे तो ये आ जाएगा R CH2 CH डबल बॉन्ड C और ये कार्बोनिल के दोनों ग्रुप यहाँ पे प्लस PO PH3 ये इसके साथ में, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पे आपके पास में रिएक्शन है हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो ये होता है आपके पास, इस टाइप से आपने प्रिपेयर कर ली क्या? एल्कीन। तो इस रिएक्शन का नाम होता है क्या? विटिंग रिएक्शन। कोई दिक्कत है? ठीक है। तो ये हो गया आपके पास में प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। तो एल्कीन प्रिपरेशन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगली क्लास में मैं बात करूंगा इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूंगा और बात करूंगा क्या? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, एल्कीन स्टेबिलिटी और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स की मैं बात करूंगा। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे क्या? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स, ठीक है। ध्यान रखना बच्चों, ये जो मैंने आपको लगभग 1.5 घंटे में चीजें समराइज की है, ये जो समराइज मैंने की है बहुत डिटेल में मैकेनिज्म हम ले जाएंगे जब रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ लेंगे उस टाइम पे। फिलहाल तो आपको इतना पता होना चाहिए कि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो वो क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओ। थैंक यू।